नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो। साथियों, पिछली क्लास में हमने PSL, PSLC, BC मॉडल ऑफ बैंकिंग और लास्ट में हमने PMZY के बारे में चर्चा की। PMZY प्रधानमंत्री जन धन योजना, इतनी चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में कर रखी। आज आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना नया टॉपिक देखते हैं, NBFCs। NBFCs बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी के लिए। फुल फॉर्म मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जो छोटा सा एस लग गया है उसका मतलब ये प्लूरल हो जाता है, हमने आपको कई बार बता रखा है। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एनबीएफसीज की डिफिनीशन क्या है, क्या होती है एनबीएफसीज। आरबीआई के अनुसार एनबीएफसीज ऐसी कंपनियां होती हैं जो कंपनी अधिनियम ये 1956 भी आप कह सकते हैं, 2013 भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अधिनियम में पंजीकृत होती है और इनका मुख्य कार्य आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मुख्य कार्य वित्तीय लेन देन होता है। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि इनका मुख्य कार्य जो है वो वित्तीय होता है। अब ये वित्तीय होता है तो इसको देखने का तरीका होता है साथियों। इसको देखने का तरीका क्या है? इसको देखने का तरीका ये है, मोर देन 50% इनकम ये वित्तीय होनी चाहिए। फिर मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा, वित्तीय होनी चाहिए। और साथ ही साथ मोर देन 50% एसेट्स वित्तीय होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा एक्सप्लेनेशन। वैसे तो हर कंपनी को कुछ ना कुछ वित्तीय आय प्राप्त होती है या होती है, लेकिन उनको वित्तीय संस्थान या वित्तीय कंपनी नहीं बोला जा सकता है। इसको समझने के लिए आपको टोटल इनकम देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? टोटल इनकम देखनी पड़ती है। इतनी बात आपको समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए IIT के लिए बहुत फेमस है LN या फिर अनअकैडमी है, तो इसकी 50% से ज्यादा इनकम, 50% से ज्यादा आय या इनकम ये वित्तीय नहीं है। ये तो कोचिंग पढ़ाकर अर्थात सेवा देकर इनकम प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं? फाइनेंशियल इनकम का मतलब है जैसे ब्याज से आय प्राप्त हो, शेयर मार्केट में जो शेयर खरीद रखा है उससे लाभांश या आय प्राप्त हो, तो इस तरीके की आय को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल इनकम कहा जाता है साथी। फाइनेंशियल इनकम, ब्याज से आय प्राप्त हो, डिबेंचर पड़े हो, कैश में पैसे पड़े हो, बॉन्ड्स वगैरह हो, तो इस तरीके की जो आय है उसे क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल आय कहा जाता है। एनबीएफसी के अंतर्गत वह कंपनियां नहीं शामिल होती है। एनबीएफसी के अंतर्गत वह कंपनियां नहीं शामिल होती है। नहीं सम्मिलित होती है या शामिल होती है, जिनका मुख्य व्यापार नहीं सम्मिलित होती है, जिनका मुख्य व्यापार कृषि क्षेत्र, उद्योग
क्रय विक्रय से, वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित होता है, वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित होता है। तो ये सारी कंपनियां जो होंगी इनको एनबीएफसी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, संबंधित होती है। दर्जा तभी दिया जाएगा एनबीएफसी का जब उनकी 50% से ज्यादा इनकम वित्तीय हो और उनकी जो संपत्तियां हैं वो 50% से ज्यादा वो भी वित्तीय हो। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज हमने आपको बता दिया कि एसेट्स भी आपका संपत्ति जो है वो भी आपकी वित्तीय होनी चाहिए। अब किसी के पास जमीन पड़े हैं, बहुत सारे मकान हैं, तो ये सब वित्तीय नहीं कहे जाएंगे साथी, ये सब तो फिजिकल है, भौतिक है। वित्तीय वही है जो आपको बताया जा रहा है, ब्याज से पैसे मिले हों, शेयर पड़े हों, बॉन्ड हो, तो ये सब वित्तीय होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको एनबीएफसी की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब आइए एनबीएफसी के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा प्रकार, दूसरा पॉइंट है इसी में प्रकार। तो प्रकार जो है उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 1 हम देखते हैं जमाओं के आधार पर। जमाओं के आधार पर एनबीएफसी कितने प्रकार की होती है? जमाओं के आधार पर, तो जमाओं के आधार पर ये 3 तरीके की होती हैं। ए है आपका एनबीएफसी डी, और डी का मतलब है डिपॉजिटिंग। डिपॉजिटिंग, डिपॉजिटिंग का मतलब आप समझ जा रहे हैं, ये जमाएं ले सकती है, जमाएं ले सकती है, ले सकती है। और दूसरा है आपका एनबीएफसी एनडी। एनबीएफसी एनडी, एनडी का मतलब हो गया नॉन डिपॉजिटिंग। नॉन डिपॉजिटिंग, अब नॉन डिपॉजिटिंग का मतलब जमाएं नहीं ले सकती है, जमाएं नहीं ले सकती है, पैसे नहीं जमा करेंगी, इनको आरबीआई ने अनुमति नहीं दी है, जबकि एनबीएफसी डी को आरबीआई ने अनुमति दी है। तीसरा है आपका इसके अंतर्गत एनबीएफसी एनडीएसआई। एनडीएसआई, एनडीएसआई का फुल फॉर्म होगा मित्रों, एनडी का तो आप जान ही रहे हैं, नॉन डिपॉजिटिंग, नॉन डिपॉजिटिंग, और एसआई से हो जाएगा आपका सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब जमाएं नहीं ले सकती हैं लेकिन सिस्टमैटिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई ने इनके लिए भी एक रूल लगाया है कि इनकी जो संपत्ति है, अर्थात इसकी इसकी संपत्ति 500 करोड़ से, इसकी संपत्ति का मूल्य 500 करोड़, 500 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए, या उससे अधिक होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये डिपॉजिट नहीं कर सकती है लेकिन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, और इनकी संपत्ति का मूल्य 500 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर ये क्रैश कर जाएंगी, इनमें दिक्कत आएगी, तो फिर अर्थव्यवस्था में भारी प्रॉब्लम आ सकती है, बड़ी समस्या आ सकती है। अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग परिभाषा में ये बता देते हैं कि वह कंपनियां जो बैंकिंग कार्य नहीं करती हैं परंतु ग्राहकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो ऋण उपलब्ध करवाने की बात तो सही है साथियों, लेकिन बैंकिंग कार्य नहीं करती हैं, इतना कह देने से ये मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए शब्दों पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है साथियों। आइए दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा प्रकार है इसका, पहला प्रकार हमने आपको क्या बताया, पहला प्रकार हमने आपको बताया कि जमाओं के आधार पर, दूसरा है आपका फंक्शन। फंक्शन अर्थात काम के आधार पर या कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर ये 10, इनकी संख्या 10 है, लेकिन सबके नाम जरूरी नहीं है। आइए जो कुछ प्रमुख हैं उन पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो कुछ प्रमुख जो हैं वो है हमारे पास, एक तो है आपका एएफसी एसेट फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी, और दूसरा है आपका एलसी लोन कंपनी, लोन कंपनी, और तीसरा है आपका आईसी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये नाम यूपीएससी आपसे नहीं पूछने वाली है, ठीक है। और इन तीनों को रिसेंटली आरबीआई ने 2018-19 के आसपास मर्ज करके एक नई श्रेणी बना दी और उस नई श्रेणी को कहा गया है आईसीसी। आईसीसी इसका पूरा नाम हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज। क्रेडिट कंपनीज। तो फंक्शन के आधार पर ये 10 हैं, 10 में 3 प्रमुख हैं और इन तीनों को आरबीआई ने 2018-19 के आसपास मर्ज करके एक नई श्रेणी, एक नई कैटेगरी बना दी है, जिसको आईसीसी कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज। आइए अब देखते हैं अगली चीज, कुछ नए वर्गीकरण। अब इसमें भी आपके 2 हैं। एक है आपका AA अकाउंट एग्रीगेटर। इसका क्या काम होता है? अलग अलग बैंक खातों की जानकारी, एक स्थान पर रखना अकाउंट एग्रीगेटर का कार्य होता है, जानकारी एक स्थान पर रखना। और इसका दूसरा भाग है P2P लेंडिंग पहले समझ लेते हैं। इसके लिए भी एनबीएफसी की स्थापना आरबीआई द्वारा की गई है। इसको कहते हैं पीयर टू पीयर नहीं पढ़ते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग। आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके लिए एनबीएफसी की स्थापना जो कर दी गई है उसे कहा जाएगा P2P एनबीएफसी। तो सबसे पहला काम यहाँ ध्यान देते हैं P2P लेंडिंग पर। वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति या संस्था अन्य व्यक्तियों से ऋण ले सकता है। इसे P2P पीयर टू पीयर लेंडिंग कहते हैं। तथा ऋण पर अदा की जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। P2P लेंडिंग एक क्राउड फंडिंग का माध्यम है। भीड़ द्वारा जुटाए गए पैसे फंडिंग का माध्यम है, जिसके अंतर्गत ऋणी को, यानी जो ऋण लेने वाला है, ऋणी को विभिन्न ऋणदाताओं से थोड़ा थोड़ा ऋण लेने की सुविधा दी जाती है।
ध्यान दीजिएगा अब आप लोग। जैसे होता क्या है, इसमें कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जमा कर देते हैं और जिस व्यक्ति को चाहिए वो थोड़ा थोड़ा करके सबसे ऋण ले लेता है। हमने ऊपर आपको बताया कि ऋण पर जो अदा की जाने वाली ब्याज दर है वो ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर तय कर दी जाती है। जैसे आप ध्यान दीजिए, मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति, ये आपका जमा कराने वाला है और ये व्यक्ति जो है आपका अगला वाला, इसको ऋण चाहिए, अर्थात ये उधार लेने वाला व्यक्ति है, उधार लेने वाला है, ये ऋणी है, उधार लेने वाला ऋणी, और ये ऋण दाता है। ऐसे ढेर सारे होंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक P2P प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। P2P प्लेटफॉर्म होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है। तो ये अपना पैसा यहाँ जमा कर देता है और यहाँ से ये आदमी पैसा ले लेता है और इन दोनों के मध्य जो लोन एग्रीमेंट है वो शामिल, यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ कि लोन की जो शर्तें हैं, जो ब्याज दरें हैं, वो सब क्या रहेगा, यहाँ के माध्यम से ये दोनों समझ लेते हैं। बात क्लियर हुई कि कितना इंटरेस्ट रहेगा, कितना इंटरेस्ट आप लेंगे, ये सब जो है ये दोनों आपसी सहमति से तय कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए आगे, इसमें जमा कराने वाले तथा ऋण लेने वाले दोनों का फायदा होता है। अगर फायदा ना होता तो इस प्रकार की व्यवस्था क्यों लाई जाती। जमा कराने वाले को तुलनात्मक रूप से अधिक ब्याज मिल जाते हैं बैंकों की तुलना में, और लेने वाले को क्या होता है, इसमें लेने वाले को कम ब्याज पर पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है साथ, ये बाजार शक्तियों अर्थात डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित है। अब वो है क्या, वो मैंने आपको बता रखा है शुरुआती लेक्चर्स में। ऋण देने वाला जो व्यक्ति होता है, अर्थात ये कंपनी व्यक्ति है या कंपनी है, इसमें छोटी छोटी कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं। ये 50 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं। कितने का? 50 लाख रुपए तक। ये सीमा अभी 2 साल पहले बढ़ाई गई है। पहले क्या होता था कि 10 लाख रुपए तक ये आप लोन दे सकते थे, ठीक है। और ये जो होता है ना मामला, ये एक असुरक्षित श्रेणी का ऋण होता है। इस पर निगरानी रखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए आरबीआई ने इसके लिए एनबीएफसी का गठन किया है। एनबीएफसी उसे कहा जाता है P2P, क्योंकि रेगुलेशन करना मुश्किल काम था जब इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो आरबीआई ने इसके लिए एनबीएफसी का गठन कर दिया ताकि वो इस पर निगरानी रखे और लोगों का पैसा वो ज्यादा मात्रा में डूबने ना पाए। तो ये जो है आपका AA अर्थात अकाउंट एग्रीगेटर, और ये जो है आपका एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी P2P, इन दोनों को मिलाकर फिनटेक कहा जाता है। फिनटेक, फिन का मतलब है फाइनेंस और टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी, यानी धन का भी है यहाँ पे मामला और तकनीकी का भी है। जैसे आपने देखा कि अलग अलग बैंकों के खातों की जानकारी एक स्थान पर रखना, तो अब ये सब कैसे होगा, तकनीकी के माध्यम से ही तो होगा। या ये जो P2P प्लेटफॉर्म अभी बना दिया गया है, ये भी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है आपका। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फिनटेक। ये सब चर्चा में बना रहता है। बात क्लियर हुई, क्योंकि इसमें दोनों की आवश्यकता होती है। अब आइए लास्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, एनबीएफसी और बैंक में अंतर। एनबीएफसी और बैंक में अंतर, बैंक में अंतर। तो नंबर 1, एनबीएफसी मांग जमा डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब ये है क्या, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आप एनबीएफसी में नहीं ओपन कर सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि बैंक में कर सकते हैं, जबकि बैंक कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, करते भी है। तो पहला तो मेजर अंतर यही है साथी। दूसरा, नंबर 2, एनबीएफसी में जमा राशि पर कोई गारंटी नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है।
नहीं होती है। जब बैंकों में जमा राशि पर आरबीआई 5 लाख रुपए तक की गारंटी होती है। हमने आपको ये पिछली क्लास में भी बता रखा है, गारंटी होती है। टू बी प्रिसाइजली एक कंपनी की होती है। अब उस कंपनी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। नंबर 3 एनबीएफसी चेकबुक जारी नहीं कर सकते हैं, जबकि बैंक कर सकते हैं। अब आइए अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, रेगुलेशन। इसका रेगुलेशन कौन करता है? एनबीएफसी का। तो कुछ अपवादों को छोड़कर आरबीआई ही इसका रेगुलेशन करता है। आरबीआई इनका नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। कुछ एनबीएफसी वैसी होती हैं जिन्हें अन्य संस्थाओं द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जैसे आपका सेबी हो गया, स्टॉक मार्केट वगैरह को ये रेगुलेट करता है। IRDAI इनके द्वारा भी रेगुलेशन किया जाता है। NHB हो गया आपका, इनका रेगुलेशन, ये भी रेगुलेशन करती है। MCA हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब रेगुलेट भी करती है। अन्य तो हमारी एनबीएफसी होती है। तो जो अलग संस्थाओं द्वारा रेगुलेट की जाती है उनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, ताकि कन्फ्रंटेशन होने से बचा जा सके। तो ये है साथियों, कुल मिला के हम लोग सार में ये कह सकते हैं कि बैंक और एनबीएफसी में अंतर भले हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि बैंक सभी लोगों की जरूरतें अकेले नहीं पूरा कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एनबीएफसी का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां पर मनी को हम लोग डील करेंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। जय हिंद साथियों।